आज पाठ 2 का पाठ्यगत प्रश्न हल करते हैं। पृष्ठ संख्या 20 है, जिसका पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है। इनमें से एक में आश्रित जल और शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, इसका उत्तर जो होगा, देखिए, सबसे पहले प्रत्येक प्रश्नावली में हम लाल लिटमस पत्र की पट्टी डालते हैं। किसी एक प्रश्नावली में लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है, इससे यह सिद्ध होता है कि उस प्रश्नावली में क्षारीय विलयन है। शेष दोनों बची हुई प्रश्नावलियों में एक में आश्रित जल है तथा एक में अम्लीय विलयन है। इन दोनों ही प्रश्नावलियों के लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है। अब हम पहचानी गई प्रश्नावली से क्षारीय विलयन को बाहर निकालते हैं ताकि इसमें विलयन का थोड़ी सी मात्रा ही बची रह जाए। अब इस प्रश्नावली में शेष बची हुई प्रश्नावली में से एक के विलयन को डालते हैं तो 2 स्थितियां हो जाती है। देखिए, लिटमस पुनः लाल हो जाता है। इसमें यह मालूम होता है कि इस प्रश्नावली में अम्लीय विलयन था तथा अंतिम प्रश्नावली में आश्रित जल है। दूसरा है लिटमस नीला रह जाता है, तो आप इसमें कह सकते हैं इससे ये बात होता है कि डाला गया विलयन आश्रित जल या तथा अंतिम प्रश्नावली में अम्लीय विलयन है। तो इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए, उसके बाद से प्रश्न संख्या आपका दिखा रहा है। पृष्ठ संख्या 24 का प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? उत्तर में कह सकते हैं पीतल तथा तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण बस ये खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। अम्ल की अभिक्रिया से धातु को बर्तन भी संचालित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। 2 में आप देख रहे हैं कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? देखिए, उत्तर में धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब जिंक को क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए, क्रिया कराते हैं, जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। उसके बाद से तो हाइड्रोजन गैस रंगहीन होता है और जलती हुई मोमबत्ती उसके संपर्क में लाने पर वह फट फट की आवाज़ के साथ जलने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो आपके पास प्रश्न है, ये कहा जा रहा है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है जो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण याद करो। यह कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक और प्रश्न आता है पाठगत प्रश्न में। पृष्ठ संख्या 27 का पहला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक अम्लीय इस विलयन के अम्लीयता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों? तो देखिए, आप इसके आंसर में बता सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि में उत्सर्जन योग्य हाइड्रोजन होता है और जब इन्हें जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल तथा ग्लूकोज में कोई उत्सर्जन H धनायन आयन नहीं होता है। चलिए एक और प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो जल में घुलने पर अम्ल वियोजित हो जाते हैं, अपने आयनों का निर्माण करते हैं, जैसे HCl है, और जल में डालेंगे तो क्लोरीन माइनस में और H3 हाइड्रोनियम आयन में टूट जाता है, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। प्रश्न 3 कहता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है? हम जानते हैं कि शुष्क दशाओं में अम्ल आयनित नहीं होते हैं, इसीलिए H आयन
आयन भी नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप ये अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। यही कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देखिए उत्तर में कह सकते हैं कि जल में अम्ल या क्षारक को घुलने के लिए घुलने पर अत्यंत ऊष्मा छिपी होती है। सांद्र अम्ल के जल मिलाने या उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित हो जाता है तथा हम चल सकते हैं। अतः अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल में जल को मिलाना चाहिए और यह धीरे धीरे तथा जल को लगातार मिलाते रहना चाहिए। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन को सांद्रण कैसे प्रभावित होती है। देखिए अम्ल को तनुकृत करने पर उसमें उपस्थित अनआयनित जल की मात्रा को बढ़ाती है, परंतु H3O+ मात्रा वही रहती है। परिणाम स्वरूप H3O+ को सांद्रण लगातार घटती जाती है। उसके बाद से क्वेश्चन एक और आपके पास है, कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक या क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन समूह की सांद्रता बढ़ जाती है। उसके बाद से चलिए एक और पृष्ठ संख्या पर चलते हैं 31। प्रश्न ये कहता है कि आपके पास 2 विलयन A और B है। विलयन A के pH मान 6 है और विलयन B का pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है? बहुत ही सिंपल, आप बताएंगे विलयन A में यह आयन की अधिक सांद्रता है। विलयन A अम्लीय है तथा विलयन B क्षारीय है। बहुत सिंपल है, क्योंकि A का जो pH मान है 7 से कम है, क्योंकि 6 दिखा रहा है इसलिए A आपका अम्लीय होगा, और B का pH मान 8 दिखा रहा है, 7 से अधिक है इसलिए इसका क्षारीय होगा। प्रश्न 2 कहता है कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे H धनायन आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं वैसे विलयन और अधिक अम्लीय होता रहता है। एक और क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हो तो क्या क्षारकीय क्यों होता है? H आयन जल में आते हैं, यानी H आयन जल में आते हैं, यानी H आयन क्षारकीय विलयन में उपस्थित होता है। उसके बाद से एक और आपके पास प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है कि क्या क्षारकीय विलयन में H धनायन, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना का उपयोग कर सकता है। देखिए जब खेत की मृदा अम्लीय होती है तभी किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट विलयन मिलाता है ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए, इसका pH परास भी सही रहे। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि CO यौगिक का प्रचलित नाम क्या होगा। बहुत सिंपल, विरंजक चूर्ण, आप पढ़े भी हैं। प्रश्न 2 का, तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। आप शुष्क बुझा हुआ चूना लिख सकते हैं CaOH का ट्वाइस। उसके बाद से एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कठोर जल को मृद करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। आप सीधे आंसर में लिखेंगे धोने का सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, Na2CO3। प्रश्न 4 कहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो NaHCO3 गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। याद करो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaS4+½ यानी 1/2 H2O। जल से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर 3/2 H2O लिख सकते हैं और इस तरीके से CaSO4+2 H2O आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान याद करो, बहुत सिंपल है, 10 यानी 7 से अधिक होना चाहिए। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या
होगा, HCl होगा। चलिए प्रश्न 3 है, NaOH का 10 मिलीलीटर बिलियन HCl के 8 मिलीलीटर बिलियन को पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन को 20 मिलीलीटर ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? याद करो, 10 और 8 है 20 है, तो आपका जो होगा 16 मिलीलीटर, दोगुना हो रहा है। जब 10 था तो 8, 20 है तो 16 हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? उत्तर में होगा सीधे आप एंटीसिड लिख सकते हैं, जो पेट में गैस बनता है उसको दूर किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर कहता है 5, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। याद करो, देखो ये दानेदार जिंक है और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, तो देखिए निश्चित है कि जिंक सल्फेट बनेगा, फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो जिंक लिख सकते हैं प्लस H2SO4 और जिंक सल्फेट के ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन के H2। चलिए बी नंबर पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम पट्टी लिखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन लिखते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए HCl, क्रिया कराएंगे तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन बनेगा। सी नंबर कहता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। याद करो, एल्युमिनियम चूर्ण है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्रिया करने के बाद एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम है और H2SO4 से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। DNO लोहा है, वह क्रिया करता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्रिया करने के बाद आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, तो रिएक्शन Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए HCl, क्रिया करने के बाद फिर इस क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 के पास हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। देखिए, अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक आयनीकृत होकर H धनायन नहीं देते हैं, यही कारण है कि इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। क्रियाकलाप में देखिए, पहला ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि का विलयन होते हैं। दूसरा इनकी विद्युत चालकता का परीक्षण करते हैं, इसके लिए चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित करते हैं। तीसरा है अम्ल की उपस्थिति में बल्ब जलने लगता है, परंतु ग्लूकोज और अल्कोहल की उपस्थिति में बल्ब नहीं चलता है, विलयन में विद्युत प्रवाह आयनों द्वारा होता है। चौथा कह सकते हैं, चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H धनायन है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H धनायन उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। बहुत सिंपल था, आप इसको क्रियाकलाप के द्वारा बता सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आपका फिगर था। उसके बाद से आपका क्वेश्चन आता है 7 नंबर कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो कह सकते हैं आप यहाँ पर कि आश्रित जल आयनों में विघटित नहीं होता है, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता है। वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है जो कार्बोनिल अम्ल बनाती है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल से क्रिया करती है, कार्बोनिल अम्ल बनाती है। ये कार्बोनिल अम्ल अम्लों में विघटित हो जाता है, फिर H2CO3 जल से घुलता है तो H3O का ट्वाइस प्लस CO3 के ऊपर माइनस, और यही कारण है कि अम्लीय वर्षा होती है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 8 नंबर है कि जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। उत्तर है जल की अनुपस्थिति में अम्ल विघटित नहीं होते हैं, टूटते नहीं है, अतः यह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। 5 है, 5 विलयन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है 5 विलयन A, B, C, D और E को जब सार्वत्रिक सूचक से जांच किया जाता है तो इसका pH मान यानी A का pH मान 4, B का 1, C का 11, D का 7 और E का 9 होता है। तो कौन विलयन, देखिए इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला उदासीन है, दूसरा प्रबल क्षारीय है, तीसरा प्रबल अम्लीय है, चौथा दुर्बल अम्लीय है, पांचवा दुर्बल क्षारीय है, और pH मानों के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। तो आप इसमें ये में लिख सकते हैं pH मान 7 वाला विलयन D उदासीन होगा, pH 11 वाला विलयन C प्रबल क्षारीय है,
pH 1 वाला विलयन बी प्रबल अम्लीय है, pH 4 वाला विलयन ए दुर्बल अम्लीय है, pH 9 वाला विलयन ए दुर्बल क्षारीय है। और कहता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता का बढ़ता क्रम 11 सबसे अधिक है। अब देख रहे हैं इससे कम 9 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है। उसके बाद से आप नेक्स्ट पर जब चलेंगे हम लोग 10 नंबर, प्रखनली ए एवं बी के समान लंबाई को मैग्नीशियम के पट्टी लीजिए। प्रखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रखनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस प्रखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? तो आप इसके आंसर में बता सकते हैं प्रखनली ए में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होती है क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जो पूर्णतः वियोजित होकर H+ और Cl आयन अधिक मात्रा में बनता है, जबकि CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है जो जल में घोलने पर H आयन बनता है क्योंकि ये कम विघटित हो पाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका pH मान में क्या परिवर्तन होता है? अपना उत्तर दीजिए। आप आंसर में बता सकते हैं कि दूध से दही की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसके कारण इसका pH मान 6 से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ए है ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? और बी है इस दूध के दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो ये में कह सकते हैं दूध का pH मान 6 बदलकर क्षारीय बन से दूध में दही बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, दूध अधिक समय तक ठीक रहता है। बी है क्षारीय दूध में दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि वह बढ़ी हुई क्षारीयता दूध में अम्ल बनने के प्रभाव को प्रतिरोध करता है। 13 प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसका व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र में बर्तन में नहीं रखा जाएगा तो उसकी पूरी मात्रा जिप्सम बदल जाएगी। प्रश्न आपका है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? आप उत्तर में बता सकते हैं कि किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के लवण तथा जल प्राप्त होता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देख रहे हैं ना, NaOH + HCl है, क्रिया करने के बाद NaCl + H2O बना, या COH का ट्वाइस है H2SO4 है, क्रिया करने के बाद CaSO4 + H2O बना। उसके बाद से प्रश्न नंबर 15 आपके दिखा रहा है। 15 नंबर है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग। धोने के सोडा का उपयोग पहला आप बता सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी धोने के सोडा का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा कह सकते हैं इसका उपयोग सोडियम यौगिक जैसे बोरेक्स का निर्माण में भी किया जाता है। उसके बाद से बेकिंग सोडा का उपयोग भी बता सकते हैं। पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटीसेड के संगठन के रूप में किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन बनाकर राहत पहुंचाता है। दूसरा इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है।